गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग गीता जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत है हमारी इस क्लास में। खैर गुड इवनिंग एवरीवन, मैं अखिलेश फिर से आपका स्वागत करता हूँ हमारे एल्बन क्लासेस में। और एल्बन क्लासेस में दोस्तों ये एक एजुकेशनल प्लेटफ़ॉर्म है, जैसा कि हम लोग काफ़ी लेक्चर्स में एक-दूसरे के साथ हैं। और ये जीएस के रिगार्डिंग और जी के रिगार्डिंग ये थर्ड लेक्चर होने वाला है। इससे पहले 2 लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं। और ये जो लेक्चर यहाँ पे जो चल रहे हैं जीएस के रिगार्डिंग, जैसे कि हम लोग पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि यहाँ पे कुछ मॉडरेट क्वेश्चनों के साथ कुछ अच्छे क्वेश्चन भी होंगे, कुछ बहुत हल्के क्वेश्चन होंगे। हालाँकि प्रारंभिक तौर पे हम अभी बहुत टफ, बहुत मतलब थोड़े से मॉडरेट क्वेश्चनों को नहीं लेने का प्रयास कर रहे हैं। बहुत मतलब ठीक को अच्छे क्वेश्चन हैं, बेहतर क्वेश्चन है। जीएस के रिगार्डिंग अगर जैसे क्वेश्चन आते हैं, उसी प्रकार के क्वेश्चन हैं। आने वाले किसी भी एग्ज़ाम्स के लिए आपके लिए हेल्पफुल हो सकते हैं। चूँकि जब ये वैकेंट आ जाएगी एएसओ की, तब हम इसको लेवल को थोड़ा-सा अपग्रेड करने का प्रयास करेंगे, थोड़ा-सा और अपग्रेड करेंगे। ख़ैर आज का और तब तक के लिए हम लोग इसी तरीके से चलते हैं, क्योंकि एएसओ की जो नोटिफ़िकेशन है अभी तक नहीं आया है दोस्तों। तो जीएस की ये जो क्लास है, जिसमें 50 क्वेश्चनों को हम लोग कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे, जिसमें सारे पोर्शन शामिल होंगे। आपके मैंने पहले ही बता चुका हूँ, इतिहास है, ज्योग्राफी है और पॉलिटिकल साइंस है, साइंस के क्वेश्चन है, एनवायरनमेंट है, ठीक है? और कुछ इस प्रकार से क्वेश्चनों का संगठन तैयार किया गया है, जो आपके लिए लाभप्रद होगा, ठीक? और इसके अलावा ये किसी भी एग्ज़ाम के लिए, इनफैक्ट एसएससी सीजीएल की बात करें आप, वहाँ भी ये लाभदायक होगा। असिस्टेंट प्रोफ़ेसर में वहाँ भी लाभदायक होगा। और यूपीपी और आरआरबी का जो जो अभी एग्ज़ाम होने वाला है, और आरआरबी की जो ग्रुप डी की जो वैकेंट आई हैं, वहाँ भी ये लाभदायक होने वाला है। तो ये हर फ़िल एवरग्रीन कह सकते हैं कि ये जो मल्टीपर्पज़ है, वर्सेटाइल क्लास होने वाली है। तो तो आप सभी लोगों से ये निवेदन रहेगा, अगर आप लोग पार्टिसिपेट करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि आप लोगों के पार्टिसिपेट करने से ही थोड़े से एक जो कुछ लाभ हैं, वो प्राप्त हो सकते हैं आपको भी और मुझको। मतलब फाइनेंशियली लाभ की बात नहीं कर रहा, मतलब एक तरीके से जो ज्ञानवर्धक चीज़ें हैं, हो सकता है कि आपका जो नॉलेज है, अ उस नॉलेज से मैं भी कुछ सीख पाऊँ, ठीक? तो प्रयास ये है कि आप सभी लोग, जितने लोग अगर मुझे देख रहे हैं और जानते हैं, मुझे थोड़ा-बहुत भी जो जानते हैं, जो लोग मेरे फेस को थोड़ा-बहुत पहचानते हैं, उन सभी से अनुरोध होगा, प्लीज़ जल्दी से जल्दी अगर जुड़ जाएँगे, तो हम क्लास को जल्दी से जल्दी शुरू करेंगे और जल्दी से जल्दी खत्म करने का प्रयास करेंगे। क्योंकि टाइम इज़ इम्पोर्टेंट, आप लोग जानते होंगे, 10 बजे से साढ़े 10 बजे से मेरी एक क्लास और है, जिसमें ठीक, तो चलते हैं हम लोग। पहले ही बता चुके हैं क्लास किसके रिगार्डिंग है, ठीक है? और किसी प्रकार की इन्फॉर्मेशन चाहिए एएसओ में एडमिशन के रिगार्डिंग, अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आप इस सामने जो नंबर दिया हुआ है, इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। और जल्दी इसमें एक नंबर और ऐड हो जाएगा, जो जिसमें आप लोग मुझसे भी डायरेक्टली संपर्क कर पाएँगे। क्योंकि अभी नहीं है, कोई ऑफ़िशियल नंबर नहीं मिला है, तो ऑफ़िशियल नंबर जब प्रोवाइड होगा, तो वो नंबर आप लोगों को प्रोवाइड कर दिया जाएगा, ठीक? और टेलीग्राम पे आप लोग जुड़ जाइए। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब कर लिए। लेक्चर अगर पसंद आए, तो लेक्चर को आप लोग लाइक भी कीजिएगा और दूसरे लोगों को उसको सेंड भी करने का प्रयास कीजिएगा, शेयर भी करने का प्रयास कीजिएगा। आप लोगों से मात्र यही निवेदन है, क्योंकि मैं पहले बोल रहा हूँ, ये जितनी भी क्लासेस है, टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी लेक्चर, यूजीसी नेट वगैरह, और ख़ास और ये एक जीएस की, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। यहाँ पे अभी तक कोई पैसा नहीं जा रहा है, ठीक है? आगे हम लोग विचार करेंगे इस वाली क्लास के लिए, क्योंकि एक पुरानी कहावत है ना, कहते हैं ना कि भूखे पेट एक संत थे, शायद संत रामानंद मेरे ख़्याल से, जहाँ तक अगर मैं गलत नहीं हूँ। तो वही है ना कि भूखे पेट भक्ति नहीं होती माधव, तो वही वाली हाल ये है कि कुछ फाइनेंशियल, देखिए हर किसी की कुछ न कुछ ज़रूरतें होती हैं। वो ज़रूरतें आपकी भी हैं, मेरे भी हैं। और काफ़ी समय से चूँकि मैं फ्री ऑफ कॉस्ट ही अपने इस प्लेटफ़ॉर्म पे पढ़ा रहा हूँ, किसी प्रकार की मुझे सैलरी या वो चीज़ें नहीं मिलती हैं। वो हम लोगों का आपस का ये जो कॉलीग हैं, जो भाई-बंधु हैं, आपस में ही हम लोग प्रयासरत हैं कुछ करने के लिए, कुछ प्रोग्रेसिव करने के लिए, जिसमें सामने वाले का भी लाभ हो और अपना भी लाभ हो। और अभी जो प्रयास हमारा प्रारंभिक दौर है, कि हम लोग प्रयास करना है अधिक से अधिक लोगों तक अपनी बात पहुंचाने के लिए, अपना जो कंटेंट है वो देने के लिए। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को जो हमारा कंटेंट है वो पसंद आएगा, और हमसे जुड़ने का प्रयास भी आप लोग करेंगे। तो फीस मैंने इससे पहले ये भी बता दूँ कि फीस हमारी जो रहेगी, बहुत मार्जिनल फीस रहेगी। अ, कम से कम, ठीक? जिससे अधिक बच्चों पे बर्डन किसी प्रकार का ना आ पाए।
चलिए खैर अभी तो फीस इसकी बात बिल्कुल नहीं है क्योंकि अभी कुछ अनाउंस्ड नहीं है, तो फिर जो चल रहा है वैसे ही चलने देते हैं, आगे जो होगा देखा जाएगा। टेलीग्राम चैनल पे आप सामने दिया हुआ है, ठीक? और यूट्यूब चैनल आप लोग देख ही रहे हैं। इसके अलावा ये बच्चे कुछ सिलेक्टेड है एसएससी जीएसओ में, और सामान्य हिंदी, सामान्य अध्ययन और स्टैटिक्स एनालिसिस। सामान्य हिंदी के जो क्लासेस हैं मे बी कल से स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है, 4 बजे से स्टार्ट हो जाएंगे। जो सामान्य हिंदी से क्लासेस लेना चाहता है वो लोग भी एएसओ के रिगार्डिंग वो लोग भी इस पे जुड़ पाएंगे, ठीक। तो चलिए दोस्तों जल्दी शुरू कर लेते हैं अधिक चर्चा ना करते हुए। और एडमिशन के रिगार्डिंग आपको जो भी बात करनी है आप सामने वाले नंबर दिए हुए नंबर पे बात कर सकते हैं, ठीक। तो जो लोग मुझे देख रहे हैं, छोटा उन लोगों से अनुरोध होगा, प्लीज़ जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए। क्लास स्टार्ट हो गई है, इनफैक्ट पहला क्वेश्चन है सामने आपके, और ये क्लास बहुत अच्छी होगी और आपको इसमें निराशा हाथ नहीं लगेगी, कुछ अच्छा ही आपके हाथ लगने वाला है। उम्मीद करता हूँ आप लोग उसमें बने रहेंगे, ठीक। तो सवाल पहला क्वेश्चन है, गीता जी अगर आप देखते रहिए, समय हो तो देखते रहिएगा। देखिए भारतीय संविधान में विधि के समक्ष समानता किस अनुच्छेद में दी गई? जो भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें विधि के समक्ष समानता किस अनुच्छेद में दी गई? अनुच्छेद 14 हो गया, 15 हो गया, 16 हो गया, ठीक। अनुच्छेद 14, 15, 16 यानी कि आर्टिकल नंबर 13, 14, 15 और 16 किसमें विधि की समानता का विधि की समानता दी गई है, ठीक। तो ये दिया गया है आर्टिकल नंबर 14, ठीक है। जो फंडामेंटल राइट्स हैं, फंडामेंटल राइट्स के अंदर जो आर्टिकल नंबर 14 है उसमें विधि के समझ समानता की बात की गई। विधि के समझ समानता का मतलब ये है कि जो कानून है, ठीक है, जो लॉज है उसमें उसके अंडर में जो लोग भी आ जाएंगे वो सब समान है। ऐसा नहीं है कि आपके लिए जो लॉ है वो एक बिल्कुल अलग आपको ट्रीट करेगा, जो मेरे लिए लॉ है वो अलग ट्रीट करेगा। एक ही लॉ दो अलग अलग व्यक्तियों को अलग अलग से ट्रीट नहीं कर सकता, ठीक। ठीक, तो वही है विधि के समझ समानता। चलिए आगे चलते हैं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार ये जो स्टेट पीसीएस में भी कई बार पूछा जा चुका है और बाकी वनडे एग्जाम्स में ये पूछा जाता रहता है, तो आप लोग बने रहिएगा। सेकंड क्वेश्चन है, भारत में नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? भारत में नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री, संसद, राष्ट्रपति और वित्त मंत्री। कौन करता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, संसद और वित्त मंत्री भारत में, ठीक। ए बी सी और डी, ठीक है। आप मैंने प्रणाम सर। प्रणाम गीता जी, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ अच्छी होंगी। चलिए ठीक है। तो सेकंड का आंसर होगा राष्ट्रपति। सेकंड का आंसर होगा, इनकी नियुक्ति कौन करता है? इनकी नियुक्ति कौन करता है? कैग की नियुक्ति कौन करता है? ठीक है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया की नियुक्ति कौन करता है? ये करते हैं राष्ट्रपति। आर्टिकल नंबर, ठीक है, 148, ठीक है। कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल नंबर 148 के अनुसार, ठीक है। राइटिंग का इशू है इसलिए मैं बहुत आराम से हल्के से लिखने की कोशिश करता हूँ कि आप लोगों को इजीली समझ में आ जाए। अब इसमें जो आवश्यक जो शर्तें होती हैं तो उसमें ये होता है कि कोई भी जो कैग का जो अध्यक्ष होता है या कैग में जो अपॉइंट किया जाता है, बेहतर बेहतर हूँ मैं। तो आर्टिकल 148 के अनुसार इसमें जो अपॉइंट किया जाता है, जो कैग का जो अध्यक्ष होता है, ठीक है, वो जो अपॉइंट किया जाता है उसकी जो जॉब की जो शर्तें होती हैं उसके अनुसार उसकी आयु वो 6 वर्ष के लिए अपॉइंट होता है। कितने वर्ष के लिए? 6 वर्ष के लिए अपॉइंट होता है। कितने वर्ष के लिए? 6 वर्ष के लिए अपॉइंट होता है। और कितनी उम्र तक अपॉइंट रह सकता है? 65 वर्ष तक, ठीक। ये 2 शर्तें हैं, ठीक। मतलब 65 वर्ष तक अगर उसकी आयु होती है, मैं क्लास से पहले आ गई हूँ, ठीक है। बहुत-बहुत शुक्रिया गीता जी आपका। और दूसरे लोगों को भी आपके जान-पहचान में कोई भी हो, चाहे हो सकता है किसी दूसरे प्रकार के एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहा हो, उसमें भी अगर जीएस आता हो तो उन लोगों को भी क्लास सेंड कर दीजिएगा, ठीक? दूसरे लोगों को भी। तो 6 वर्ष 65 वर्ष आयु, ठीक? 6 वर्ष के लिए अपॉइंट होता है, मैक्सिमम 6 वर्ष की उसकी ड्यूरेशन होती है जॉब्स की, और मैक्सिमम 65 वर्ष तक वो रह सकता है। और इसके बाद यहाँ से रिटायरमेंट लेने के बाद ये सरकार के अधीन किसी प्रकार का कोई भी पद धारण नहीं कर सकता। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। आर्टिकल कभी-कभी ये अपॉइंट कौन करता है? आर्टिकल कौन से आर्टिकल के अंतर्गत ये बात दी गई है और कितने वर्षों के लिए अपॉइंट होता है
और कितनी उम्र तक अपॉइंट होता है। ये 4 ऐसे क्वेश्चन हैं जो नियंत्रक और जो लेखा परीक्षा से पूछे जाते हैं वनडे एग्जाम्स में, और पीसीएस जैसे एग्जाम्स में भी ये क्वेश्चन बहुत लोकप्रिय कई बार आ चुका है। संघीय व्यवस्था शब्द भारतीय संविधान में स्पष्ट रूप से कहाँ मिलता है? संघीय व्यवस्था, ठीक है, फेडरल, ठीक है, फेडरल जो वर्ड मिलता है कहाँ मिलता है? प्रस्तावना में, भाग 1 में, 5वीं अनुसूची में, कहीं नहीं। वर्ड फेडरल इज एक्सप्लिसिटली मेंशन्ड वेयर इन द कॉन्स्टिट्यूशन। स्पष्ट रूप से कहाँ मेंशन है? तो स्पष्ट रूप से आपको बता दूं, ये कहीं भी स्पष्ट रूप से मेंशन नहीं है। संघीय, ठीक है, संघीय व्यवस्था स्पष्ट रूप से कहीं भी मेंशन नहीं है, तो इसका आंसर होगा डी। चलिए आगे चलते हैं। अगला जवाब अगला होने वाला है, अवशिष्ट शक्तियां भारत में किसके पास होती हैं? देखिए, जो लोग भी मुझे देख रहे हैं प्लीज जल्दी से जल्दी जुड़ जाएं, क्लास बहुत अच्छी होगी, क्वेश्चन बहुत अच्छे होने वाले हैं। अगर आप लोग जल्दी से जल्दी जुड़ जाएंगे तो मुझे लगता है कि आप लोग लाभान्वित जरूर होंगे। मैं ये नहीं कर रहा हूँ ये सभी क्वेश्चन आने वाले हैं, लेकिन ये एग्जाम पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और हो सकता है इसमें से कुछ क्वेश्चन आपके काम आ जाए। ठीक, और ये सभी एग्जाम्स के लिए सेम वैल्यूबल होगा। जीएस का जो पेपर है वनडे, सारे वनडे एग्जाम्स के लिए उतना ही वैल्यूबल होगा, और इंक्लूडिंग इंक्लूडिंग जीडीसी एग्जाम और असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम समान। ठीक, अवशिष्ट शक्तियां, ठीक है, रेजिडुअल पावर्स इन इंडिया लाइज दैट, भारत में किसके पास है? ठीक है, किसके पास है? राज्य के पास, संघ के पास, समवर्ती सूची और न्यायपालिका के पास। किसके पास है अवशिष्ट शक्तियां? अवशिष्ट शक्तियां हमेशा संघ के पास होती, ना कि स्टेट के पास। आर्टिकल नंबर 248, आर्टिकल नंबर 248, ठीक है, आर्टिकल नंबर 248 के तहत संघ जो है, संघ अवशिष्ट जो शक्तियां होती हैं, अवशिष्ट जो शक्तियां होती हैं, अवशिष्ट अवशिष्ट जो विषय हो सकते हैं उस पे, अवशिष्ट जो विषय है कह सकते हैं, विषयों पर कानून, ठीक है, अवशिष्ट विषयों पर कानून बना सकती है, कानून बना सकती है। ठीक है, अवशिष्ट शक्तियों पे कानून बना सकती है, किस आर्टिकल के तहत? आर्टिकल नंबर 248। आर्टिकल भी जो बताते जाना वो भी थोड़ा ध्यान रखिएगा, बहुत पूछते हैं। राष्ट्रीय आय में निम्न में से किसे शामिल नहीं किया जाए? जो नेशनल इनकम होती है, कल इसी से जुड़ा एक क्वेश्चन था, नेशनल इनकम को कौन जो मेजर करता है? एनएसओ मैंने बताया था, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक, राष्ट्रीय आय में निम्नलिखित में से किसे शामिल नहीं किया गया? वेतन, किराया, ब्याज और पेंशन। नेशनल इनकम में किसे इंक्लूड नहीं किया जाता? तो नेशनल इनकम में दोस्तों इंक्लूड नहीं किया जाता है पेंशन को। अदरवाइज वेजेस हो गया, रेंट हो गया और ब्याज हो गया, इंटरेस्ट हो गया, इन तीनों चीजों को किसमें किया जाता है? राष्ट्रीय नेशनल इनकम में इंक्लूड किया जाता है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने मौजूद है, अगले क्वेश्चन के बारे में चर्चा करते हैं। 6 क्वेश्चन में, भारत में पहली पंचवर्षीय योजना किस वर्ष लागू हुई थी? भारत में पहली पंचवर्षीय योजना, फर्स्ट 5 ईयर प्लान किस वर्ष लागू हुआ था? 1947, 1950, 1951, 1952। ठीक है, 6 का पहली जो फर्स्ट पंचवर्षीय योजना थी कब लागू हुई थी बताइए? ठीक है, पहली पंचवर्षीय योजना, ये पंचवर्षीय योजना लागू हुई थी 1951 में। देखिए, पंचवर्षीय योजना लागू करने के लिए एक जो प्लानिंग कमीशन था, जिसको हम लोग योजना आयोग के नाम से जानते थे, उसको उसकी जो स्थापना की गई थी 1950 में की गई थी। और योजना आयोग के अलावा एक 1952 में राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना की गई थी, जो जो क्या करता था, जो योजना प्लानिंग कमीशन वहाँ पे अपने जो सिफारिशें होती थी, जो प्लानिंग होती थी, वो उसको भेजता था वहाँ पे, और वो उसको पास आउट करती थी। ठीक, हालाँकि जो योजना आयोग है इसका अस्तित्व खत्म हो चुका है, इसकी जगह जनवरी 2015 में जो बीजेपी गवर्नमेंट है, मोदी सरकार की गवर्नमेंट है, उन्होंने इस योजना आयोग को खत्म करके इसकी जगह नीति आयोग लेके आए थे। और नीति आयोग के जो पहले अध्यक्ष थे वो थे अरविंद पनगड़िया। कौन थे नीति आयोग के दोस्तों पहले अध्यक्ष? थे डॉक्टर अरविंद पनगड़िया। और डॉक्टर अरविंद पनगड़िया जो इस समय है 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। कौन है? 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष है। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, आप लोगों को याद रखने चाहिए। न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति सर्वोच्च न्यायालय को कहाँ से मिलती है? ठीक है, न्यायिक पुनरावलोकन यानी कि जो जुडिशियल रिव्यू है, ठीक है, जुडिशियल रिव्यू की शक्ति कहाँ से है? संसद, संविधान, राष्ट्रपति और परंपरा। संसद हो गया, संविधान हो गया, राष्ट्रपति हो गया, परंपरा। न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति सर्वोच्च न्यायालय को कहाँ से मिलती है? ये मिलती है दोस्तों कॉन्स्टिट्यूशन से। आर्टिकल नंबर
आर्टिकल भी लिखता जा रहा हूँ, आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। आर्टिकल नंबर 137, ठीक। आर्टिकल नंबर 137 के अंतर्गत जो सुप्रीम कोर्ट है वो क्या है, अपने दिए हुए डिसीजन पे जुडिशियल रिव्यू ले सकता है, ठीक। आगे चलते हैं, ठीक। गीता जी, अगर क्वेश्चन आपको आ रहे हो तो उसका आंसर भी करते जाइएगा। हाँ, अगर आप किसी काम में मशगूल हैं, ठीक, तो बिल्कुल नहीं कहूँगा। लेकिन अगर आप बिल्कुल इस समय अगर मतलब लेक्चर ही देख रही हैं, अगर फ़ोकस्ड हैं इसी पे तो आंसर भी करते जाइएगा। लेकिन अगर कुछ और इसके साथ-साथ कुछ और भी काम कर रही हैं और मुझे लगता है कर ही रही होंगी, गृहिणियों की स्थिति मैं समझता हूँ। हाँ, ठीक। हरित क्रांति का जो मुख्य उद्देश्य क्या है? हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य क्या है? ठीक है? तो वो औद्योगिक विकास, खाद्यान्न उत्पादन बढ़ाना, निर्यात बढ़ाना और सिंचाई बढ़ाना। ठीक है, हरित क्रांति के बारे में हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं। इसका जो मुख्य उद्देश्य था ये खाद्यान्न उत्पादन को बढ़ाना था। क्योंकि उस समय जैसे जब भारत आज़ाद हुआ था, भुखमरी की स्थिति थी, जो बहुत सारी लैंड थी ऐसी थी और जो प्रोडक्शन होता था, प्रोडक्शन मान लीजिए जीवन यापन कई लोग करते थे, एक तरीके से उसको व्यापार के स्तर पे नहीं किया जाता था। तो इसके लिए हरित क्रांति लेके आए थे। किस पंचवर्षीय योजना में हरित क्रांति आई थी दोस्तों? तृतीय पंचवर्षीय योजना में 1967 में हरित क्रांति आई थी। और उस समय जो पंचवर्षीय योजना थी वो थर्ड पंचवर्षीय योजना थी, ठीक है? और चलिए, अब भारत में हरित क्रांति के जो जनक माने जाते हैं वो माने जाते हैं डॉक्टर स्वामीनाथन। और वैसे जो वर्ल्ड वाइड जब अगर हम बात करेंगे तो उसके हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं नॉर्मन बोरलॉग, ठीक। देखिए, जो भी फैक्ट्स आपको बताता हूँ किसी भी क्वेश्चन के रिगार्डिंग, मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज पेशेंटली, फोकसली उन जो पॉइंट्स हैं उसको आप ज़रूर देखते रहिए कीजिए, ज़रूर सुनते रहिए कीजिए कि बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। कभी-कभी होता है पता चला जो पढ़ाया है मैंने वो क्वेश्चन तो आया, उससे जुड़ा हुआ कुछ चीज़ें पूछ ली गई। तो बच्चे अक्सर ये शिकायत कर देते हैं, सर ये आपने पढ़ाया नहीं। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन, और उससे जुड़े हुए जो कुछ इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स होते हैं वो जो एक्सप्लोर होते हैं उन पे भी आप लोग उतना ही ध्यान दीजिएगा, ना कि सिर्फ आंसर लिखने पे। लोक अदालत की वैधानिक मान्यता किस अधिनियम द्वारा देखी जाती है? लोक अदालत, जो लोक अदालतें स्थापित हुई थी, सिविल प्रक्रिया संहिता सीपीसी, दंड प्रक्रिया संहिता सीआरपीसी, विधिक सेवा प्राधिकार अधिनियम लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट, ठीक है, उसके अलावा भारतीय दंड संहिता आईपीसी। तो ये किया गया था विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट के द्वारा लोक अदालतों की स्थापना। आगे हम लोग चलेंगे, राज्यसभा को भंग क्यों नहीं किया जा सकता? राज्यसभा को भंग क्यों नहीं किया जा सकता? कि राष्ट्रपति का सदन होता है, स्थायी सदन है, संविधान संशोधन से है और राज्यों की अनुमति नहीं है, ठीक है, राज्यों की अनुमति नहीं है। तो इसके बारे में मैंने बताया था राज्यसभा को भंग क्यों नहीं किया जाएगा। राज्य देखिए 2 सदन है। जैसे पूरी जब संसद की बात करेंगे उसमें 2 सदनों और राष्ट्रपति से मिलकर बना है, जिसमें जो राज्यसभा है इसको उच्च सदन बोलते हैं, जो लोकसभा है उसको निम्न सदन बोलते हैं, और जो राज्यसभा है ये स्थायी सदन है, इसको भंग नहीं किया जा सकता है, ठीक है, ये भंग नहीं होती है, ये स्थायी सदन है। आर्टिकल नंबर 80, ठीक है, आर्टिकल नंबर 80 फर्स्ट में ये चीजें दी गई हैं, आर्टिकल नंबर 80 फर्स्ट में ये चीजें दी गई हैं। सर जी, ठीक है, ध्यान से सुनते रहिए। मैंने इसलिए बोला अगर कोई काम कर रही हूँ तो कोई आवश्यकता नहीं, लेकिन खाली हूँ, मैं समझ रहा हूँ, मैं उस चीज़ को समझ रहा था इसलिए मैंने वो चीज़ पूरी तरीके से बोली भी थी। अगर कोई किसी का काम में मशगूल हो तो कोई ज़रूरत नहीं कमेंट कसने की करने की, लेकिन अगर इत्मीनान से बस वही लेक्चर ही देख रही तभी करिएगा। क कोई नहीं, खाना बनाते रहिए, खाना बनाते-बनाते देखते रहिए। चलिए, बहुत अच्छी बात है। देखते रहिए, ठीक है? देखते रहिए, लगातार बने रहिए। और चलिए, मुद्रास्फीति का सीधा प्रभाव किस पर पड़ता है? मुद्रास्फीति, जिसको इंग्लिश में हम लोग इन्फ्लेशन बोलते हैं, उसका सीधा प्रभाव किस पे देखने को मिलता है? क्रय शक्ति पे, जनसंख्या पे, भूगोल पे, उद्योग संस्थान पे, ठीक है? पहली बात तो आपको मुद्रास्फीति समझना होगा, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है इन्फ्लेशन। आप लोग अक्सर जो टीवी चैनल्स होते होंगे वहाँ पे देखते होंगे इन्फ्लेशन रेट इतना है, इन्फ्लेशन रेट इतना है। देखिए, इन्फ्लेशन मीन्स एक सीधा-सा वर्ड आप लोग समझ लिए। इन्फ्लेशन मीन्स अगर आप ये समझिए रेज़ ऑफ द प्राइस। इतना वर्ड पकड़िए, रेज़ ऑफ द प्राइस, यानी कि जो वस्तुएँ हैं और जो सेवाएँ हैं, उन वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में वृद्धि।
ठीक है? देखिए जब वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में जब वृद्धि होगी तो क्या होगा, जो जो व्यक्ति की जो खरीदने की क्षमताएँ होंगी, ठीक है? जो व्यक्ति की खरीदने की क्षमता होगी, मैं दैट मीन्स व्यक्ति की जो परचेज़िंग पावर होगी, तो वो क्या होगी, वो डिक्लाइन चली जाएगी। यानी कि उसमें जो परचेज़िंग पावर हो जाएगी वो कम हो जाएगी, यानी उसकी खरीदने की क्षमता कम हो जाएगी जब चीज़ें महँगी हो जाएँगी। अ, और इसका दूसरा अर्थ ये भी ले सकता है, जो वैल्यू ऑफ मनी वो कम हो जाती है। वैल्यू ऑफ मनी कम कैसे हो जाएगी? आप उसको एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे आप अगर हम आप ये समझें, ठीक है? ये समझे जैसे अ जो कोई महिला है, कोई गृहिणी है, चलिए इस पे लगा लेते हैं, कोई गृहिणी महिला है, उसको अपना किचन का जो बजट है, उसका किचन का जो बजट तैयार करते हैं, सब्ज़ी-वब्ज़ी दुनिया भर की जो चीज़ें हैं, सोचिए उसका बजट 4000 का है, मान के चलिए मंथ का जो बजट 4000 का है। अब ये सोचिए कि चीज़ों में अगर बढ़ोतरी होती है, ठीक है? चीज़ों में उसकी बढ़ोतरी होती, तो क्या हो जाएगा, जब चीज़ों में बढ़ोतरी हो जाएगी तो उसका डेफ़िनेटली उसका बजट भी बढ़ेगा, ठीक? और क्या हो गया, अगर मान लो उसका जब बजट बढ़ेगा, तो ज़ाहिर-सी बात है उसको पैसा अधिक खर्च करना पड़ेगा। भाई चीज़ें जब महँगी होंगी, पहले 4000 में सारी चीज़ें आ जा रही थी महीने का, अब वो 4000 से 5000 या 6000 हो जा रही हैं, तो क्या होगा, तो उस हिसाब से व्यक्ति की इनकम भी इंक्रीज़ होनी चाहिए। यानी कि अगर 5-6000 चीज़ें हो रही हैं, तो व्यक्ति के हाथ में भी 6000 होना चाहिए परचेज़ करने के लिए। लेकिन क्या है, उसके पास जितना पैसा 4000 का बजट था, वो 4000 भी अभी भी है उसके पास, अब महँगी चीज़ें हो गई, वो हो गई है 6000 की, यानी कि वैल्यू ऑफ मनी क्या हो गई है, डाउन हो गई है। वैल्यू जो पैसे की जो कीमत है, वो डाउन हो गई। आपके 4000 रुपए की कोई कीमत नहीं, क्योंकि आपके पास जो बजट है वो 6000 का है। ठीक है? वो 4000 वैल्यू ऑफ मनी हो गई, यानी कि आप चीज़ों को खरीद नहीं सकती हैं। ठीक? तो आप क्या करेंगे, इन्फ्लेशन में ये होता है, परचेज़िंग पावर डाउन हो जाती है, तो इससे ये थोड़ा-सा इन्फ्लेशन अच्छा भी होता है, लेकिन अगर ये 2-3% ही रहे, लेकिन अगर ये ज़्यादा हो जाता है तो बहुत किसी भी इकोनॉमी को थोड़ा-सा काफ़ी नुकसान भी झेलना पड़ता है। कारण क्या होता है कि आदमी इन्फ्लेशन की वजह से जब महँगाई अधिक-अधिक बढ़ जाती है, तो आदमी चीज़ों को खरीदना बंद कर देता है। सिर्फ़ वो ज़रूरी चीज़ों पे ही पैसा खर्च करता है। क्या करता है? ज़रूरी चीज़ों पे ही पैसा खर्च करता है। जैसे ही आप इसको हम दूसरे एग्ज़ाम्पल से भी समझ सकते हैं। मान लीजिए आप मार्केट गए, इन्फ्लेशन नहीं, इन्फ्लेशन बहुत डाउन है, लिमिटेड है, चीज़ें उतनी महँगी नहीं। आप मार्केट गए, आप ये सोच के गए कि मुझे चलो एक सूट खरीदना है, महिलाओं पे ही लेते हैं हम, ठीक है? एक सूट खरीदना है, चले गए किसी मॉल में, चले गए विशाल में, आपको एक सूट पसंद आ गया, ठीक? तो बोले चलो हम ये सूट लेंगे, तो फिर बोले चलो थोड़ा और मार्केट में घूम लेते हैं, थोड़ा घूम फिर लेते हैं, 2-4 जगह और चीज़ देखी, और चीज़ें पसंद आ गई। ठीक। लेकिन आप सूट खरीदने आई थी, लेकिन आपने 3-4 चीज़ें और पसंद कर ली, उनको भी खरीद लिया, क्योंकि आपके पास पैसा था, आपके पास वो चीज़ें थी, और वो चीज़ें इतनी महँगी नहीं थी जो आपके बजट से बाहर हो जाए। तो पहले आदमी ऐसे इस चीज़ों को खर्च करता था, अब क्या हो गया, अब वो बहुत आपको सूट की बहुत आवश्यकता है, तभी आप उस चीज़ को खरीदेंगे। अदरवाइज़ आप संतोष कर लेंगे कि चलो पुराने-धराने पड़े हैं, उनको ही काम चलाया जाए। तो इन्फ्लेशन को हम इस तरीके से देखते हैं, तो उसमें क्या होता है, जो क्रय शक्ति है, इस पे विपरीत प्रभाव पड़ता है, ठीक है? क्या पड़ता है? अपोज़िट प्रभाव पड़ता है इसके ऊपर, ठीक। 12 संसदीय शासन प्रणाली की विशेषता क्या है? ठीक है, संसदीय शासन प्रणाली की विशेषता क्या होती है? शक्ति का पृथक्करण हो गया, सामूहिक उत्तरदायित्व हो गया, राष्ट्रपति शासन हो गया और न्यायिक सर्वोच्चता हो गया। संसदीय शासन प्रणाली की विशेषता क्या होती है? ठीक है, संसदीय शासन प्रणाली क्या होता है? ये होती है सामूहिक उत्तरदायित्व पे होती है। जैसे आप लोकसभा की बात करें, लोकसभा क्या होती है? सामूहिक उत्तरदायित्व होता है उसमें। चूँकि संसदीय शासन या विधानसभा की बात करें, चूँकि ये राज्यसभा भंग नहीं होती, तो हम उसको थोड़ा-सा साइड में कर देते हैं। राज्यसभा की बात करेंगे तो सामूहिक उत्तरदायित्व पे डिपेंड होती है, यानी कि अगर रिज़ाइन दिया जा रहा है, तो मतलब पूरा मंत्रिमंडल ही रिज़ाइन देगा। मतलब ये सरकार गिर रही है, तो पूरा मंत्रिमंडल को ही रिज़ाइन देना पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि कोई एक व्यक्ति रिज़ाइन देगा, बाकी सब बने रहेंगे, ठीक है? अगर भंग होगी तो पूरी मंत्रिमंडल भंग होगा, ठीक? आगे हम लोग चर्चा करेंगे। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? इतिहास का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन है, कई बार आया हुआ है। अशोक है, चंद्रगुप्त मौर्य है, समुद्रगुप्त और हर्षवर्धन है। भारत का नेपोलियन, दोस्तों भारत का नेपोलियन बोला जाता है समुद्रगुप्त को। किसने बोला है? स्मिथ ने बोला है। किसने बोला है? स्मिथ ने, ठीक है। किसने बोला है? स्मिथ ने ये बात कही है। आगे चर्चा करते हैं 14वें पे। संविधान की प्रस्तावना में कितने आदर्श हैं? संविधान की प्रस्तावना में कितने आदर्श हैं? कल हम लोग इसके बारे में चर्चा की थी, 3, 4, 5, 6, ठीक है? संविधान की प्रस्तावना में कितने आदर्श हैं? दोस्तों 5 आदर्श हैं। हमने कई आदर्शों की चर्चा की थी, जिसमें अगर हम चर्चा करें आदर्शों की, जिसमें से 5 प्रकार के आदर्शों की चर्चा की गई थी। देखिए, विचार हो गया, व्यक्ति हो क्या हो गया? विचार, अभिव्यक्ति,
और विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास और धर्म और उपासना, ये 5 प्रकार के जो तत्व आदर्श हैं, इसको दिखाने की कोशिश की गई है। और 3 प्रकार के जो न्याय हैं, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, ये 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है। धार्मिक न्याय की बात नहीं की गई। धार्मिक क्या होता है? धार्मिक मैं पहले ही बता चुका हूँ, धर्म का अर्थ होता है कि अ, वो आपका आपका पर्सनल मैटर हो गया, ठीक? धार्मिक चीज़ें देखिए हमेशा कभी भी जो क्या होता है, जो रिलीजियस जो प्रैक्टिसेस होती हैं, दिस इज़ टोटली ओन प्रैक्टिसेस डिपेंड, दिस इज़ टोटली डिपेंड ऑन ओन प्रैक्टिसेस। आपके खुद के प्रैक्टिसेस पे ये डिपेंड होती हैं, ठीक है? आप ये समझिए। तो क्या है 5? 15 पे है ओज़ोन परत का मुख्य कार्य क्या है? ओज़ोन परत है, ओज़ोन परत का मुख्य कार्य क्या है? तापमान बढ़ाना, पराबैंगनी किरणों से रक्षा करना, वर्षा करना, वायुदाब नियंत्रित करना, प्रोटेक्ट फ्रॉम यूवी रेज़। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ओज़ोन परत का काम होता है पराबैंगनी किरणों से रक्षा करना, ठीक है? ये जो समताप मंडल होता है, स्ट्रेटोस्फीयर जो मंडल होता है, जैसे यहाँ से पृथ्वी से आकाश तक कई सारे मंडलों में डिवाइड है। देखिए सबसे नीचे क्या है, क्षोभ मंडल है, फिर उसके ऊपर समताप मंडल है, फिर उसके ऊपर मध्य मंडल है, फिर सबसे ऊपर बाह्य मंडल है। फिर समताप मंडल में ओजोन मंडल भी गिना जाता है, फिर उसके बाद मध्य मंडल, फिर बाह्य मंडल, सबसे बाहर का 13 का सी, बिल्कुल ठीक है। 13 का सी, 13 का सी है क्या? देखा नहीं मैंने, पीछे जाते हैं। हाँ, 13 का सी बिल्कुल ठीक है। ठीक, तो ओज़ोन परत का O3, ओज़ोन परत का काम क्या होता है? ये पृथ्वी के बाहर एक लेयर के रूप में बनी हुई है। इसका जो काम ये होता है, जो यूवी रेज़ आती हैं, जो सूर्य से यूवी रेज़ निकलती हैं, उससे ये प्रोटेक्ट करता है। अगर ये प्रोटेक्ट ना करे तो वो सनलाइट सीधे यहाँ पे आएँगी, पृथ्वी पे ग्लोबल वार्मिंग को बहुत अधिक करता करेंगे। पृथ्वी एकदम तरीके से भट्टी टाइप का बन जाएगा। तो पराबैंगनी, और चूँकि ओज़ोन परत लगातार जो सीएफसी गैसेज़ की वजह से क्लोरोफ्लोरो कार्बन जो गैसेज़ हैं, उनकी वजह से लगातार ये कमज़ोर हो रहा है, जिसकी वजह से आप लोगों ने देखा होगा पिछले कुछ वर्षों में पूरे विश्व भर में लगातार गर्मी का प्रकोप बढ़ता जा रहा है, और इसके अलावा ग्लेशियर लगातार पिघलते जा रहे हैं, ठीक? न्यूनतम समर्थन मूल्य किससे संबंधित है? न्यूनतम समर्थन मूल्य किससे संबंधित है? एमएसपी, किसान आंदोलन, ठीक? किसान आंदोलन आप लोगों को बहुत अच्छे ढंग से याद होगा, ठीक है? हैं, किसान आंदोलन बहुत अच्छे ढंग से याद होगा, तो ये उसी पे आधारित था, न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एसएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, ठीक है? उद्योग, कृषि, निर्यात और कर प्रणाली, ये है एग्रीकल्चर पर, तो ज़ाहिर-सी बात है एमएसपी, ठीक है? एमएसपी आप ये समझ लीजिए, जो चीज़ें समझ लीजिए कितनी यहाँ समझिए, ये क्या होता है? कौन जारी करता है? कृषि कृषि लागत और मूल्य आयोग, ठीक है? ठीक है, इसको बोलते हैं सीएसीपी, ठीक है? क्या बोलते हैं इसको हम लोग? सीएससीपी के नाम से जानते हैं हम लोग। किस नाम से जानते हैं? सीएससीपी के नाम से, जिसको हम लोग बोलते हैं कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस। कम इसको हम लोग थोड़ा-सा इंग्लिश में भी लिख लेते हैं, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर एंड कॉस्ट एंड प्राइस, कॉस्ट एंड प्राइस। सीएपीए का यहाँ पे सीएपीए का यहाँ पे ये मतलब होता है, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस, ठीक है? इसको एक दिन नहीं, चलिए, ठीक है, इसका मतलब ये होता है, सीएपीए जो है ना, ये क्या होता है, ये कम से कम कितनी एग्रीकल्चर जो होती है, 22, ठीक है? जो 22 जो फसलें होती हैं, फसलों पे जारी करता है, और इसमें से जो 14 फसलें होती हैं, वो किसकी होती है? खरीफ फसलें होती हैं। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन में इनकी गिनती होती है, और 6 जो होती हैं, वो रबी की फसलें होती हैं, ठीक है? 6 जो होती हैं रबी की फसलें होती हैं, इसके अलावा 2 जो होती हैं नकदी फसलें होती हैं। नकदी का मतलब होता है व्यापारिक तक, जैसे कि आप गन्ने को देख सकते हैं, ठीक है? गन्ने क्या है? एक नकदी फसल है, चाय क्या है? एक नकदी फसल है, नकदी फसलें, ठीक? तो ये इसका छोटा-सा डिस्क्रिप्शन है, हल्का-सा आप चीज़ को ध्यान रखिएगा, 22 फसलें, 14 खरीफ, चलिए ठीक, आगे चलें हम लोग? चलिए।
देखिए लेक्चर आप लोगों को पसंद आ रहा होगा तो प्लीज़ आप थोड़ा-सा उसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को और आगे भी बढ़ाने का प्रयास कीजिएगा। बच्चे देखिए बहुत आते नहीं हैं क्योंकि क्योंकि जब तक वो पैसे नहीं देते हैं तो कहीं जाएँगे नहीं। जैसे पैसा देने के बाद बच्चों को लगता है कि लोगों को लगता है कि बहुत अच्छा पढ़ाया जाएगा। हम जो भारी भरकम रकम दे देते हैं तो रेगुलर जाते भी हैं क्योंकि उन्होंने पैसा पे किया होता है, जब पे किया होता है ना एक सर्विस के लिए पे किया होता है उन्होंने। जब सर्विस के लिए पे किया होता है तो उनके लिए मजबूरी होता है कि हमको रोज़ जाना है। और पे नहीं करेंगे तो हरामखोरी भी आ जाती है कि यार चलो आज नहीं जाते हैं, अरे क्या ज़रूरत है, आज बाद में देख लेंगे, तो ये चीज़ होती है। जवाहरलाल नेहरू संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर अंबेडकर, राजेंद्र प्रसाद और पट्टभी सीतारामैया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्थायी अध्यक्ष की जब हम बात करेंगे ये थे राजेंद्र प्रसाद। जब संविधान सभा बनी थी, ठीक है, 9 दिसंबर 1946 को, तो सबसे पहले उसके एक स्थायी अध्यक्ष नियुक्त किए गए थे जिनको हम बोलते हैं सच्चिदानंद सिन्हा के नाम से। सच्चिदानंद सिन्हा थे, वो पहले स्थायी अध्यक्ष थे किसके? संविधान सभा के। और उसके जो उपाध्यक्ष थे, वो थे एच.सी. मुखर्जी। कौन थे? एच.सी. मुखर्जी उसके उपाध्यक्ष थे। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, एच.सी. मुखर्जी उपाध्यक्ष थे और अस्थायी। और उसके बाद 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। आगे हम लोग चलेंगे। 18 जैव विविधता हॉटस्पॉट का अर्थ है। जैव विविधता हॉटस्पॉट का अर्थ है अधिक जनसंख्या क्षेत्र, अधिक वर्षावन, उच्च जैव विविधता वाला क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र। ये भी हमने कल इसी प्रकार से जुड़ा हुआ क्वेश्चन किया था, तो ये था जैव विविधता वाला क्षेत्र, जो उच्च डाइवर्सिटी जहाँ जिसमें होती है क्या ना, जो उच्च डाइवर्सिटी होती है, हाई बायोडाइवर्सिटी मानी जाती है, मतलब जहाँ पे बहुत अधिक पशुओं का सम्मिश्रण हो, विभिन्न प्रजातियाँ हों और बहुत अधिक जातियाँ वहाँ पे सम्मिश्रण हो, चाहे पौधों की हों, चाहे जीव-जंतुओं की हों, ठीक? और ये जो सबसे पहले ये जो विचार लेके आए थे 90 मेरे ख्याल से 1988 में नॉर्मन मेयरसन लेके आए थे। क्या लेके आए थे? नॉर्मन मेयरसन, ठीक? ये थे नॉर्मन नॉर्मन मेयर्स, ठीक है? नॉर्मन मेयर्स 1988 हॉटस्पॉट। और जो पूरे वर्ल्ड वाइड हॉटस्पॉट की बात करेंगे तो बोले वर्ल्ड वाइड हॉटस्पॉट इस समय करंट टाइम में मेरे ख्याल से 34 है। इसके अलावा भारत में 4 हॉटस्पॉट हैं। भारत में कितने 4 हॉटस्पॉट हैं? 4 हॉटस्पॉट हैं, ठीक है, भारत में। और ये मैं पहले क्वेश्चन करा चुका हूँ, जो 4 हॉटस्पॉट हैं, मैं ऐसे मुँह ज़बानी बता दे रहा हूँ। पहला है पूर्वी हिमालय, ठीक है? पहला है पूर्वी हिमालय, सेकंड है पश्चिमी घाट। ये जो 2 हॉटस्पॉट हैं, मेनली भारत में ही स्थित हैं। इसके अलावा इंडो-बर्मा क्षेत्र है, जिसमें जो बर्मा का जो क्षेत्र है, उसमें कुछ भारत का भी क्षेत्र शामिल है। इसके अलावा सुंडरलैंड भी शामिल है। सुंडरलैंड में श्रीलंका और कुछ निकोबार का कोई क्षेत्र शामिल है, कुछ क्षेत्र। तो भारत में लगभग 4 हॉटस्पॉट पाए जाते हैं। आगे हम लोग चलते हैं 19 पे। मानव विकास सूचकांक कौन जारी करता है? ठीक है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कौन जारी करता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये करता है विश्व बैंक, आईएमएफ, यूएनडीपी और डब्ल्यूएचओ। ठीक है, कौन जारी करता है? ठीक है, ये जारी करता है यूएनडीपी। कौन जारी करता है? यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम। कौन जारी करता है? यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक, ये जारी करता है। स्थापना कब हुई थी? 1965 में स्थापना हुई थी। मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में। न्यूयॉर्क में, ठीक है। न्यूयॉर्क कहाँ है? यूएसए में, ठीक। यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक। ये देखिए मानव विकास सूचकांक और सतत विकास सूचकांक वगैरह और सतत विकास जो लक्ष्य हैं वो सब इसके द्वारा डिसाइड किए गए हैं। आगे हम लोग चर्चा करेंगे। 20वां क्वेश्चन है, संविधान का संरक्षक किसे माना जाता है? संविधान का संरक्षक किसे माना जाता है? प्रोटेक्टर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन या गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। राष्ट्रपति, संसद, सर्वोच्च न्यायालय और प्रधानमंत्री, ठीक है। तो संविधान का संरक्षक सर्वोच्च न्यायालय आप सभी लोगों को पता होगा, सिंपल सा क्वेश्चन है। आगे हम लोग चर्चा करेंगे। अगला क्वेश्चन है 21। भारतीय संविधान में न्यायिक समीक्षा किस अनुच्छेद में निहित है? न्यायिक समीक्षा किस अनुच्छेद में निहित है? मतलब जो जुडिशियल रिव्यू है किस अनुच्छेद में निहित है? अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 368। जुडिशियल रिव्यू की बात की गई है किस अनुच्छेद में वर्णित है? ये वर्णित है आर्टिकल नंबर 32।
आर्टिकल नंबर 32 में ये वर्णित है। आर्टिकल नंबर 32 में जो संविधान के जो निर्माता हैं डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने जो अनुच्छेद 32 को भारतीय संविधान की आत्मा कहा है, ठीक है, अनुच्छेद आर्टिकल नंबर 32। और इसी में प्रतिषेध, अधिकार प्रक्षा, उत्प्रेषण और बंदी प्रत्यक्षीकरण जैसे बहुत सारी जो रिट्स हैं, 5 प्रकार की रिट्स जो जारी की जाती हैं, इसी आर्टिकल के अंतर्गत जारी की जाती हैं। वो कभी जब आगे-आगे क्वेश्चन आते रहेंगे तो उन पे भी हम लोग चर्चा करते चलेंगे। मौलिक अधिकार को निलंबित करने की शक्ति किसके पास है? जो फंडामेंटल राइट्स है उसको निलंबित करने के अधिकार किसके पास? संसद, राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय, प्रधानमंत्री। ठीक है। किसके पास है? मौलिक अधिकारों को निलंबित करने की शक्ति ये है राष्ट्रपति के पास। ठीक है, राष्ट्रपति के पास है। आर्टिकल नंबर 352 के अंतर्गत जब राष्ट्रीय आपातकाल लागू किया जाता है, ठीक है, राष्ट्रीय आपातकाल लागू किया जाता है, तो उस लागू करने के अंतर्गत राष्ट्रपति को ये अधिकार रहता है जो फंडामेंटल राइट्स हैं उसको निलंबित कर दें, और उस फंडामेंटल राइट्स में 2 राइट्स को छोड़ के 20 आर्टिकल नंबर 20 और 21 को छोड़ के बाकी जितने सारे आर्टिकल फंडामेंटल राइट्स के होते हैं वो सारे मतलब निलंबित हो जाते हैं। निलंबित मीन्स मतलब कॉन्स्टिट्यूशन से नहीं हट जाते। उस आपातकाल के दौरान वो मतलब वो फंडामेंटल राइट्स एक आम आदमी के राइट्स नहीं हो सकते, मात्र 20 और 21 को छोड़ के। तो क्या है? राष्ट्रपति जी हैं महाराज। आइए आगे चलते हैं 23 पे। भारत में राष्ट्रीय आपातकाल कितनी बार लगाया गया है? देखिए आर्टिकल 352 की बात की, उससे जुड़ा क्वेश्चन आ गया। राष्ट्रीय आपातकाल कितनी बार लगाया गया? 1, 2, 3, 4 कितनी बार लगाया गया है? तो ये लगाया गया है मित्रों 3 बार लगाया गया। देखिए कब लगाया गया, कब लगाया गया? 3 बार लगाया गया। पहली बार लगाया गया था 1962 को, जो भारत और चाइना वॉर हुआ था 1962 में। इस समय जो प्रधानमंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। जवाहरलाल नेहरू थे इस समय प्रधानमंत्री, ठीक है। और जो राष्ट्रपति की जब हम बात करेंगे तो राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। डॉक्टर सर्वपल्ली, ठीक है, राधाकृष्णन, ठीक है, ये उस समय राष्ट्रपति थे। इसके अलावा जब हम सेकंड की बात करेंगे, सेकंड कब हुआ था? 1971 में। 1971 में इंडिया और पाकिस्तान वॉर, जिसमें बांग्लादेश को काट के अलग कर दिया गया था। उस समय प्रधानमंत्री कौन थी हमारे पास? इंदिरा गांधी। कौन थी? इंदिरा गांधी, ठीक। और जो राष्ट्रपति थे फखरुद्दीन अली अहमद, ठीक है, फखरुद्दीन फखरुद्दीन अली अहमद, ठीक है, ठीक है। तीसरी बार लागू किया गया था 1975, ठीक। 1975 इसमें भी इंदिरा गांधी थी, ठीक, और फखरुद्दीन अली अहमद उसमें में भी थे, ठीक है। तो ये तीनों जो है आपातकाल लागू किया गया था आर्टिकल नंबर 352 के अंतर्गत। मनी बिल को प्रमाणित कौन करता है? जो मनी बिल है, जो जिसको हम लोग हिंदी में धन विधेयक बोलते हैं, उसको प्रमाणित करने का अधिकार किसके पास है? ठीक है, राष्ट्रपति के पास, प्रधानमंत्री के पास, लोकसभा अध्यक्ष के पास, राज्यसभा अध्यक्ष के पास। इसका मतलब है कि किसके पास ये डिसाइड करने का अधिकार है कि ये धन विधेयक है या नहीं है अथवा नहीं। तो ये अधिकार मिला है लोकसभा अध्यक्ष को। किसको मिला है? लोकसभा अध्यक्ष ये डिसाइड करता है ये धन विधेयक है या नहीं। और आर्टिकल नंबर 108 में, सॉरी, आर्टिकल नंबर 109 में जो धन विधेयक जो प्रक्रिया है, धन विधेयक की जो प्रक्रिया है वो प्रक्रिया दी गई है, ठीक। और इसका डिसीजन कौन लेता है? लोकसभा अध्यक्ष लेता है। पहले यहाँ पे समझना चाहिए, जो लोकसभा अध्यक्ष जब धन विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है, तो वहाँ से पास होने के बाद, हालाँकि इसमें लोकसभा की भूमिका नहीं होती है। जो धन विधेयक होता है वो लोकसभा में ही पारित किया जा सकता है, प्रस्तुत किया जा सकता है, ठीक है। लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है, फिर लोकसभा में ये पारित हो जाता है, उसके बाद ये राज्यसभा के पास भेजा जाता है। हालाँकि ये फॉर्मेलिटी होती है, और राज्यसभा को 14 दिन के अंदर वो जो बिल है वो वापस भेजना पड़ता है लोकसभा के पास। वो उसमें किसी प्रकार के संशोधन नहीं कर सकता। हालाँकि वो कुछ उसमें सलाह दे सकता है, एडवाइज़री दे सकता है, सजेशंस दे सकता है, लेकिन वो उसमें किसी प्रकार के संशोधन नहीं कर सकता। लोकसभा उसे माने या ना माने, दिस इज़ द अनअदर कह सकते हैं कि कंसर्न है, ठीक? और चलिए, लोकसभा अध्यक्ष, सिंपल सी बात हो गई। और ये चूँकि उसके बाद ये राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है, और राष्ट्रपति इसको पुनर्विचार के लिए वापस नहीं भेज सकता लोकसभा के पास। उसका कारण ये है कि ये लोकसभा में प्रस्तुत होने से पहले इसमें राष्ट्रपति खुद इजाज़त देता है कि हाँ, इसको पेश करो। अब आप खुद ही उसकी पहले इजाज़त दे रहे हैं, तो उसको पुनर्विचार करने के लिए कैसे भेज सकते हैं? सिंपल सा ही है।
ये कुछ जो पॉइंट्स हैं जो धन विधेयक के बारे में आपको जानना जरूरी था वो मैंने बता दिया है। भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? अभी मैंने बताया प्रस्तावना 14 अनुच्छेद 32 मौलिक कर्तव्य, बिल्कुल कुछ देर पहले ही बताया, ये है आर्टिकल नंबर 32। क्या है आर्टिकल नंबर 32? 26 है अष्टप्रधान परिषद किससे संबंधित है? इतिहास का क्वेश्चन है। अष्टप्रधान परिषद का संबंध किससे संबंधित है? आप सभी लोग जानते होंगे अष्टप्रधान जो है अकबर, शिवाजी, चंद्रगुप्त मौर्य, हर्षवर्धन। किससे संबंधित है? ये संबंधित है शिवाजी महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज से संबंधित है। अष्टप्रधान उसके 8 मंत्र, शिवाजी, छत्रपति शिवाजी महाराज जी के जो 8 मंत्री थे, जो एक तरीके से जो मंत्री परिषद थी, उनको बोला जाता था। जैसे अगर एग्जाम्पल के रूप में हम लोग देखें, जो एक अमात्य मंत्री होते थे अमात्य जो मंत्री होते थे, वो राजस्व विभाग देखते थे, यानी कि राजस्व विभाग के अध्यक्ष हुआ करते थे। और जो सुमंत होते थे वो विदेशी विभाग देखते थे, यानी कि फॉरेन मिनिस्ट्री देखते थे। इसके अलावा जो पेशवा हुआ करते थे वो सब पे नज़र रखते थे, एक तरीके से प्रधानमंत्री की तरह देख सकते हैं उसको कार्य करते हुए, ठीक। और इसके अलावा वाक्यानवीस क्या होते थे, जो गुप्तचर व्यवस्था या जो लेखों का आदान प्रदान करते थे वो थे। तो बहुत सारे थे, ठीक। तो हम लोग शिवाजी 8 लोग थे, और सरे नौबत थे। सरे नौबत मतलब जो सेना विभाग देखता था। 27 है स्थायी बंदोबस्त किस वर्ष लागू हुआ था? ठीक है, स्थायी बंदोबस्त किस वर्ष लागू हुआ था, जिसको जमींदारी प्रथा या सूर्यस्त कानून भी के नाम से भी हम लोग जानते हैं? 1765, 1773, 1793 और 1813। तो ये लागू हुआ था 1793 में। इस समय जो लॉर्ड कॉर्नवालिस थे, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने स्थायी बंदोबस्त लागू किया था 1793 में। बंगाल, बिहार, उड़ीसा और उत्तर प्रदेश के बनारस खंड में लागू किया था, और लगभग 90% हिस्से पे ये लागू था 90% हिस्से पे। और उसमें जो मदद की थी स्थायी बंदोबस्त लागू करने, वो जेम्स ग्रांट और जॉन सोर की महत्वपूर्ण भूमिका थी। इस चीज को ध्यान रखिएगा। फैक्ट्स, मैं बोल रहा हूँ, फैक्ट्स पे ध्यान दीजिएगा। जो मैं बताता हूँ वो फैक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। लोकसभा का अधिकतम कार्यकाल कितने वर्ष का हो सकता है? लोकसभा का अधिकतम कार्यकाल कितने वर्ष का हो सकता है? 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष और 7 वर्ष। लोकसभा का अधिकतम कार्यकाल, ये भी मैंने इसी से जुड़ा हुआ क्वेश्चन बताया था। अधिकतम कार्यकाल हो सकता है 5 वर्ष का, लेकिन ये स्थायी कार्यकाल नहीं है। एक जो आइडियल, अगर लोकसभा कोई गठित होती है तो 5 वर्ष का कार्यकाल वो पूरा करेगी, उसके बाद री इलेक्शन होंगे। लेकिन अगर अगर किसी कारणवश ये लोकसभा पहले भी भंग हो जाती है तो री इलेक्शन होते हैं, फिर सरकार बनती है, फिर 5 वर्ष के लिए बनती है। तो कहने का मतलब है 5 वर्ष एक आइडियल वो दिया गया है, उससे पहले भी लोकसभा को भंग किया जा सकता है। लेकिन वो अलग-अलग आर्टिकल्स हैं, अलग-अलग उसके शर्तें हैं, अलग-अलग कंडीशंस हैं। संघ सूची में कितने विषय हैं? 96, 97, 98 और 100। जो समवर्ती सूची, समवर्ती संघ सूची जो 7वीं संघ सूची दी गई है, जो भारत में जितनी संघ सूचियाँ हैं भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है, 12 अनुसूचियाँ, 12 अनुसूची में जो 7th अनुसूची है, 7th अनुसूची में कितनी दी गई है? संघ सूची दी गई है, राज्य सूची दी गई है, समवर्ती सूची दी गई है। तो राज्य संघ सूची में कितने विषय दिए गए हैं? तो संघ सूची में दिए गए हैं 7th विषय, ठीक। और किस अनुसूची में है? किस अनुसूची में? 7th अनुसूची में, ठीक है, 7वीं अनुसूची में ये बात कही गई है, ठीक है। अनुसूची 7, ठीक। ये जो अनुसूचियाँ दी गई हैं, जैसे लिख देता हूँ, अनुसूची 7, ठीक है। अनुसूची 7 में 3 दी गई है, संघ सूची दी गई है, संघ सूची, ठीक, राज्य सूची, और तीसरी है समवर्ती सूची, समवर्ती सूची, ठीक। संघ, राज्य और समवर्ती सूची पे संघ और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। हरित क्रांति के जनक भारत में किसको माना जाता है? मैंने बिल्कुल बताया था कुछ समय पहले, नॉर्मन बोरलॉग, एम एस स्वामीनाथन, वर्गीज कुरियन और सी सुब्रमण्यम। तो ये थे एम एस स्वामीनाथन। मैंने अभी कुछ समय पहले मैंने बताया कि प्लीज़ ध्यान दिया कीजिए, जो मैं उसको जो व्याख्या करता हूँ किसी सवाल की, तो उसमें जो कोई कुछ जो एक्स्ट्रा पॉइंट्स बताए जाते हैं उस पर थोड़ा सा ध्यान दिया कीजिए, तो थोड़े से क्वेश्चन जो आने वाले होते हैं उन क्वेश्चंस में आपको जवाब मिल सकते हैं, मे बी, ठीक है। तो ये थे एम एस स्वामीनाथन। चूंकि भारत की चर्चा की है तो भारत में, ठीक है, वैसे नॉर्मन बोरलॉग हैं। वर्ल्ड लेवल पर जब बात की जाए तो नॉर्मन बोरलॉग को ये वो दिया जाता है, ठीक है। और इसके बाद जो वर्गीज कुरियन थे, जो भारत में श्वेत क्रांति आई थी, मतलब दुग्ध उत्पादन से, उसका जो श्रेय दिया जाता है वर्गीज कुरियन को। आगे आते हैं, ठीक। क्वेश्चन नंबर 31,
विधि आयोग का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत होता है? जो विधि आयोग बनाया जाता है किसके अनुच्छेद के अंतर्गत होता है? आर्टिकल नंबर 76, आर्टिकल नंबर 148, कार्यपालिका आदेश एग्जीक्यूटिव ऑर्डर और अनुच्छेद 280। तो ये विधि आयोग कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, ठीक है। विधि आयोग की जो स्थापना है कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है दोस्तों, ठीक। और बाकी जितने आर्टिकल है कॉन्स्टिट्यूशनल, तो कार्यपालिका आदेश द्वारा। न्यायिक सक्रियता क्या है? जुडिशियल एक्टिविटीज्म क्या है? जुडिशियल एक्टिविज्म क्या है? ठीक है, न्यायालय की निष्क्रियता से, न्यायालय की जो सक्रिय भूमिका से है, संसद का प्रभुत्व है, राष्ट्रपति की शक्ति से है। ठीक है, न्यायालय सक्रियता का मतलब होता है जब किसी विषय पे न्यायालय स्वयं संज्ञान लेके उस पर स्वयं संज्ञान लेके उस चीज की बात सुनने का प्रयास करता है, तो न्यायालय की इसमें सक्रिय भूमिका दिखाने का प्रयास किया जाता है। तो इसका आंसर होगा व्यय, यानी कि न्यायालय की सक्रिय भूमिका, एक्टिव रोल ऑफ जुडिशरी। ठीक है, आगे हम लोग चर्चा करेंगे 33 में। मानव विकास सूचकांक में कौन शामिल नहीं है? एचडीआई में, ठीक है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में कौन शामिल नहीं है? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के बारे में हम लोग पहले ही चर्चा कर चुके हैं। यूएनडीपी द्वारा जारी की जाती है, 1965 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। कौन शामिल नहीं है? जीवन प्रत्याशा, शिक्षा प्रति व्यक्ति और गरीबी दर। तो इसमें कौन सा शामिल नहीं है? गरीबी दर। ठीक है, अगर इसकी जगह स्वास्थ्य भी आ जाता है तो स्वास्थ्य, देखिए स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन प्रत्याशा और प्रति व्यक्ति आय, ये सब शामिल है उसमें। जीवन प्रत्याशा, लाइफ एक्सपेक्टेंसी मीन्स होता है एक तरीके से स्वास्थ्य की बात हो रही है, वो कितना व्यक्ति जीता है। जीने का मतलब होता है स्वास्थ्य, आप कितना हेल्दी लाइफ जी पाते हैं। ठीक है, और भारत में जो लाइफ जो प्रत्याशा है मेरे ख्याल से 60 के आसपास है, 60 या 1 या 2 के आसपास है, मुझे ध्यान नहीं है। आप लोगों को हो सकता है किसी को पता हो भारत में कितनी है। कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? कैबिनेट मिशन भारत में कब आया था? 1942, 1945, 1946 और 1947। कैबिनेट मिशन 1946 में आया था। स्टेफोर्ड जो क्रिप्स थे उसके जो अध्यक्ष थे, और बी अलेक्जेंडर, इसके अलावा एक व्यक्ति और थे, नाम देखिए ध्यान नहीं आ रहा। संघीय न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? संघीय न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? सर्वोच्च न्यायालय जो संघीय न्यायालय की बात हो रही, कब स्थापित हुआ था? 1935, 1937, 1947, 1950। कब स्थापना हुई थी संघीय न्यायालय की? दोस्तों संघीय न्यायालय की कब स्थापना हुई थी? तो संघीय न्यायालय की स्थापना हुई थी 1937 में। भारत शासन अधिनियम 1935, ठीक है, भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत संघीय न्यायालय की व्यवस्था की गई थी, और इसकी स्थापना कब की गई थी? 1937 में। आगे आएंगे हम लोग 36 नंबर पे। ठीक है, राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं? राज्यसभा के जो सभापति होते हैं वो कौन होते हैं? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति और लोकसभा अध्यक्ष। जो राज्यसभा के जो सभापति होते हैं, मैं पहले ही चर्चा कर चुका हूँ, ये होते हैं उपराष्ट्रपति। ठीक है, उपराष्ट्रपति को जो उनकी सैलरी मिलती है वो उपराष्ट्रपति की सैलरी नहीं मिलती है, वो उनको सैलरी मिलती है राज्यसभा के जो सभापति होने पे। और इनकी जो सैलरी है, आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 1,25,000, ये मेरे ख्याल से इनकी सैलरी है उपराष्ट्रपति की। ये मैंने बताया ना, उपराष्ट्रपति के तौर पर उनको सैलरी नहीं मिलती, सैलरी मिलती है उनको राज्यसभा के सभापति के तौर पे। तो राज्यसभा के सभापति की जो सैलरी है वो उपराष्ट्रपति के इक्वल है, यानी कि उपराष्ट्रपति और वो दोनों को एक ही सैलरी मिलती है। ठीक दूसरे शब्दों में कहें, आगे हम लोग चर्चा करेंगे 37 पे। न्यूनतम समर्थन मूल्य की सिफारिश कौन करता है? लीजिए, मैंने बताया था, लीजिए सेम क्वेश्चन आ गया। कौन करता है? बताया था मैंने, न्यूनतम समर्थन मूल्य की सिफारिश कौन करता है? आरबीआई, नीति आयोग, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग, सीएसीपी और संसद। तो क्या होगा आंसर इसका? सीएसीपी इसका राइट आंसर होगा। कितनी फसलों के बारे में कहता है? संतुष्टि कितने फसलों की करता है? 22। ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है? ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है? ये पाई जाती है क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल और वायुमंडल। मुश्किल नहीं होनी चाहिए। समताप मंडल, स्ट्रेटोस्फीयर। ठीक है, क्या समताप मंडल? स्ट्रेटोस्फीयर। आगे है 39। भारत का चलिए ठीक है, रिपीटेड क्वेश्चन है। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? अशोक, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त और हर्षवर्धन। तो ये कहा जाता है समुद्रगुप्त को। रिपीटेड क्वेश्चन है इसलिए हम लोग बहुत अधिक इस पर दिमाग नहीं लगाएंगे। अब आ जाते हैं, लोक लेखा समिति का अध्यक्ष किस दल का होता है? लोक लेखा जो समिति है उसका अध्यक्ष कौन होता है? लोक लेखा समिति का अध्यक्ष कौन होता है? देखिए,
जो संसद समिति है कई सारी समितियों के हिसाब से अपना कार्य करती है, जिसमें प्राक्कलन समिति प्राक्कलन समिति हो गई, लोक लेखा समिति हो गई, संयुक्त उपक्रम उपक्रम समिति हो गई, बहुत सारी ऐसी समितियाँ हैं, ठीक है? जिसमें से लोक लेखा समिति एक बहुत इंपॉर्टेंट समिति होती है। इसका जो अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है 1 साल के लिए, 1 ईयर, ठीक? वो कौन नियुक्त किया जाता है? सत्तारूढ़ दल, विपक्ष, राष्ट्रपति द्वारा नामित और राज्यसभा। तो दोस्तों ये नियुक्त किया जाता है विपक्ष जो अपोज़िशन का जो लीडर होता है या अपोज़िशन जिसको आगे कर दे, ठीक? तो उसको नियुक्त किया जाता है। अवशिष्ट शक्तियाँ भारत में किसके पास हैं? बिल्कुल फिर से रिपीटेड ही है। राज्य, संघ, समवर्ती सूची और न्यायपालिका, ठीक है? संघ, ठीक है? यूनियन आर्टिकल नंबर 248 के अंतर्गत जो अवशिष्ट शक्तियाँ हैं वो संघ में समाहित हैं और संघ इस पे किसी भी प्रकार का नियम, कायदा, कानून बना सकता है। विश्व व्यापार संगठन डब्ल्यूटीओ की स्थापना कब हुई थी? डब्ल्यूटीओ की स्थापना कब हुई थी? विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? 91, 93, 95, 97। डब्ल्यूटीओ की स्थापना जो क्या है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुई थी बताइए? ठीक है, डब्ल्यूटीओ की स्थापना हुई थी जनवरी 1995। डब्ल्यूटीओ की जो स्थापना हुई थी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की जो स्थापना हुई थी 1995 में हुई थी। और यहाँ पे एक चीज बता दूं, इसका जो मुख्यालय है क्या है? मुख्यालय है, मुख्यालय कहाँ है? जनेवा में, ठीक है? मुख्यालय कहाँ है? जनेवा में इसका मुख्यालय है। जनेवा कहाँ पड़ता है? स्विट्जरलैंड में पड़ता है। स्विट्जर स्विट्जरलैंड में पड़ता है, ठीक है? स्थापना कब हुई थी? 1995 1 जनवरी। और छोटा सा पॉइंट ये है, एक एक जो कहते हैं उरागवे दौर, ठीक है? उरागवे दौर हुआ था उसके बाद हुई थी उरुगवे दौर। उरुगवे दौर एक वार्ता हुई थी इसकी स्थापना को लेके। ये कब हुई थी? 1986 से 1994 तक ये वार्ता चली थी और उसके बाद ये डिसीजन लिया था। और ये जो समझौता हुआ था ये किस समझौते के नाम से जाना जाता? मार्केस, मार्केस, ठीक है? मार्केस समझौता। मार्केस कहाँ पड़ता है? मार्केस का बता दो, मोरक्को, मोरक्को, ठीक। और इस समय जो डब्ल्यूटीओ के जो अध्यक्ष हैं, इस समय जो डब्ल्यूटीओ के जो अध्यक्ष हैं वो है एनगोंजी ओकांजो, एनगोंजी ओकांजो इबेला, नाइजीरिया। ये भी लिख ही देता हूँ। वर्तमान अध्यक्ष, वर्तमान अध्यक्ष पूछ लिया जाता है। एक चीज ध्यान रखिएगा, ये वनडे एग्जाम की खासियत है कि इस प्रकार की जो ऑर्गेनाइजेशन है उनके अध्यक्ष पूछ लिया जाता है, ठीक है? एनगोजी ओकांजो, एनगोजी ओकांजो, ठीक है? एनगोंजी ओकांजो इबेला कहाँ के हैं? नाइजीरिया के, नाइजीरिया, ठीक है? इस चीज को ध्यान रखिएगा, ये फैक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। 1995 में मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में। वर्तमान अध्यक्ष हैं एनगोजी ओकांजो इबेला, नाइजीरिया से ताल्लुक रखते हैं। उरागावे दौर के दौरान के बाद हुई थी मार्केस में समझौता हुआ था, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। 43 है प्लेट विवर्तनीय सिद्धांत किससे संबंधित है? प्लेट विवर्तनीय सिद्धांत किससे संबंधित है? जलवायु, भूकंप व पर्वत, महासागरीय धाराएं और मानसून। प्लेट विवर्तनीय सिद्धांत ज्योग्राफी का है। ये भूकंप एवं पर्वत जो माउंटेन्स हैं, जो हिमालय का जो निर्माण हुआ है, जो विश्व के विभिन्न जो पर्वतों का निर्माण हुआ है और जो महासागरों का जो निर्माण हुआ है, ठीक है? उन सब के पीछे जो क्या जो आइडिया दिया जाता है, किस थ्योरी को माना जाता है? प्लेट विवर्तनीय सिद्धांत। विवर्तनीय जो हमारे जैसे हमारी पृथ्वी की कई सारी प्लेटें हैं, ठीक है? वो जब प्लेटें मूव करती हैं, वो जब प्लेटें जब आपस में मूव करती हैं, तब पृथ्वी का जो संचलन होता है, उसके अलावा जब कभी-कभी जब आपस में टकरा जाती हैं या उनके पास दबाव की वजह से अधिक फ़ोर्स की वजह से जब दबाव पड़ता है, तो उसकी वजह से भूकंप, सुनामी जैसी चीज़ें और जो पर्वत होते हैं, माउंटेन्स होते हैं, उनका निर्माण होता है, उनकी ऊँचाइयाँ बढ़ती हैं। इस तरीके से कुछ घटनाएँ इसकी वजह से होती हैं। हालाँकि जब हम इसके पूरे जब आप ज्योग्राफी पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ पे कुछ खास पॉइंट ही बता देना बहुत ज़रूरी होता है। अदरवाइज़ पूरी थ्योरी का जो मूल है, वो आपको बता रहा हूँ, जो पूरी थ्योरी जो क्या कहती है। हम उसमें थ्योरी बहुत अधिक नहीं घुसेंगे इसमें, ठीक।
आप ये समझ लीजिए प्लेट विवर्तनीय थ्योरी का जो संबंध किससे है। संविधान संशोधन का अधिकार किसे है? संविधान संशोधन का अधिकार किसे है? राष्ट्रपति को, संसद को, सर्वोच्च न्यायालय और राज्य विधानसभाओं को। संविधान संशोधन का जो अधिकार है वो संसद के पास है। आर्टिकल नंबर 368, ठीक है। आर्टिकल नंबर 368, ठीक है। आर्टिकल नंबर 368 में संविधान संशोधन दिया गया है। भाग कौन सा है? 20वां भाग है। भाग कौन सा है दोस्तों? 20वां भाग। आर्टिकल नंबर 368 भाग कौन सा है? 20वां। आगे है 45। भारत का मेग्ना कार्ट किसे कहा जाता है? भारत का मेग्ना कार्ट किसे कहा जाता है? भारतीय संविधान रेगुलेटिंग एक्ट 1773, रॉलेट एक्ट और भारत सरकार अधिनियम 1935। भारत सरकार का मेग्ना कार्ट किसे कहा जाता है? रेगुलेटिंग एक्ट 1773, रेगुलेटिंग एक्ट 1773। केंद्रीय सतर्कता आयोग, विजिलेंस, ठीक है। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन की नियुक्ति संवैधानिक निकाय है, वैधानिक निकाय है, कार्यकारी निकाय है, न्यायिक निकाय है। कल इसके बारे में बिल्कुल बताया था, जो लोगों को याद होगा, चूंकि गीता जी को याद होगा क्योंकि मुझे लगता है अकेली वही थी उस क्लास में, ठीक है। वैधानिक निकाय, ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1964 में इसकी स्थापना हुई थी। 1964 में इसकी स्थापना हुई थी, स्थापना, ठीक है। सिफारिश की थी सांथनम आयोग, सांथनम आयोग, सांथनम आयोग की सिफारिश पर, सिफारिश पर। देखिए ये सब चीजें तैयार करने में बहुत मेहनत लगती है, बहुत ज्यादा मेहनत लगती है। और चूंकि मुझे खुद भी बहुत कुछ पढ़ना होता है, खुद का भी बहुत कुछ है, जान समझ रहे होंगे। मैं आपको कुछ जो अपना परिचय आप लोगों को दे ही चुका हूँ, तो ध्यान रखिएगा आप लोग इस चीज का भी कि जो चीजें बता रहा हूँ सब बहुत फोकस करके पढ़िए। भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष हुआ था? 1930, 35, 42, 47। सिंपल सा जवाब है, ये है। कब हुआ था? 8 अगस्त 1942। 8 अगस्त 1942, ठीक है। 8 अगस्त 1942 में ये हुआ था, ठीक। अगस्त क्रांति भी इसी वजह से उसको बोलते हैं। 48 में ब्लू बेबी सिंड्रोम, ब्लू बेबी सिंड्रोम एक प्रकार की बीमारी है जो ज्यादातर बच्चों में देखने को मिलती है। ये किसकी वजह से होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रेट, सीसा और पारा, ठीक। ये होता है नाइट्रेट की वजह से। ब्लू बेबी सिंड्रोम ज्यादातर किस वजह से होता है? नाइट्रेट की वजह से होता है। आगे चलेंगे हम लोग। संघ लोक सेवा आयोग किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? ठीक है, अनुच्छेद 12, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 320, अनुच्छेद 324, ठीक। ये किसके अंतर्गत आता है? ये अंतर्गत आता है अनुच्छेद 315। और अनुच्छेद 312 के अंतर्गत आता है अखिल भारतीय सेवाएं, ठीक है। अखिल भारतीय सेवाएं अनुच्छेद 312 के अंतर्गत आता है कि मतलब अखिल भारतीय सेवाओं की स्थापना की जा सकती है। और आर्टिकल नंबर 315 के अंतर्गत अखिल भारतीय सेवाएं, संघ लोक सेवाएं और राज्य लोक सेवाएं की स्थापना की बात कही गई है। 50 है राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम, ठीक है, एनडीआरएफ। देखिए एनडीआरएफ बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जब जब भी किसी प्रकार की जब दुर्घटनाएं होती हैं या फिर प्राकृतिक आपदा होती है। हालांकि एनडीआरएफ कितना सक्षम है, कितना सक्षम नहीं है, इसके बारे में चर्चा करना बहुत ज़रूरी नहीं है। लेकिन इसका एक लाइव एग्जांपल आपको बता दूं, अभी शायद नोएडा की एक घटना है, काफ़ी चर्चा में रही थी, जहाँ पे एक बच्चा फोर व्हीलर के साथ एक नाले में गिर गया था। पूरी एनडीआरएफ की टीम उसे नहीं बचा पाई। देखिए हमारे यहाँ चीज़ें क्या है ना, हमारे यहाँ चीज़ें चीज़ें जो हमारे यहाँ जो चीज़ें होनी चाहिए, हमारे यहाँ बस एक क्या ही बताया जाए, बताइए। पूरी एनडीआरएफ की टीम 2-4 घंटे की मशक्कत के बावजूद भी एक बच्चे को नहीं बचा पाए। वो बच्चा धीरे-धीरे करके डूब रहा था उसमें, उसमें नाले में, लेकिन उसे बचाया नहीं जा सकता। कितना दुर्भाग्यपूर्ण है, उसके बावजूद भी हम लोग ये कहते हैं कि हम लोग बहुत विकसित भारत है या ये भारत है या वो भारत है। मतलब एक बच्चे की आप जान नहीं बचा पा रहे हैं, एक बच्चे की, और पूरी टीम होने के बाद बस सैकड़ों लोग मौजूद थे, पचासों लोग एनडीआरएफ के लोग मौजूद थे, उसके बावजूद भी वो लोग उसे बचा नहीं पाए। एक पिता के सामने एक बच्चे ने, उसके जवान बच्चे ने दम तोड़ दिया। और हम लोग दम भरते हैं कि हम लोग इतनी बड़ी इकोनॉमी है, इतनी बड़ी वैसी है, और दुर्भाग्य देखिए हम एक बच्चे की जान नहीं बचा पा रहे हैं। साला मतलब कह सकते हैं लानत है ऐसे सिस्टम पे। खैर चलिए इस पे 2005 की, ठीक। सिस्टम पे लानत क्या ही बताएं जब सिस्टम ऐसे ही काम करता है, ठीक है।
लाशों के ढेर पे ही सिस्टम काम करता है। कोई फ़र्क नहीं पड़ता है सामने वाले को आपके जीवन में क्या चल रहा है, ठीक है? तो हमारे यहाँ हिंदुस्तान का सिस्टम ऐसे ही काम करता है, सरकारें ऐसे ही काम करती हैं, ब्यूरोक्रेट्स ऐसे काम करते हैं। ब्यूरोक्रेट्स आप लोग देख रहे होंगे आजकल देख रहे होंगे कि जितने आईएएस सिविल सर्विसेज़ हैं, वो अपनी ही रील बना-बना के डाल रहे हैं। मतलब सेलिब्रिटी बनना है सबको। काम पे किसी का फ़ोकस नहीं है, काम में कितना और इसी से जुड़े हुए बताया होगा कि क्या ही बताया जाए करप्शन और चीज़ें इस लेवल पे चीज़ें देखिए गवर्नमेंट की बुराई या उस पे बात नहीं है। चीज़ों को हम लोगों को समझना पड़ेगा कि चीज़ें कितना क्रिटिकल होती जा रही है, चीज़ें कितना बदलती जा रही हैं। जॉब्स को लेके बातें हो, एजुकेशन को लेके बातें हों, यहाँ कोई स्पेसिफाइड गवर्नमेंट की बात नहीं हो रही है। हर स्टेट का लगभग वही है हिस्सा हाल है। हर स्टेट का, हर गवर्नमेंट का लगभग वही हाल है, एक ही ढर्रे पे चलना है, एक ही थाली के चट्टे-बट्टे हैं। तो सीधी-सी बात है, कोशिश करें भाई हम लोग अपने प्रयास से अपने अपने प्रयासों से ही हम लोग नौकरी पा सकते हैं। जो भी ये थोड़ा बहुत ऊँट के मुँह में जो जीरा डालने वाली बातें करते हैं, उसी के थ्रू हम लोग जो कुछ कभी नौकरी पा पाए तो नौकरी पा पाए, नहीं तो जान ही रहे हैं क्या स्थिति है, बेरोज़गारी की स्थिति के बारे में कुछ भी कहना नहीं तो कहने वाले तो बहुत लोग कुछ कहते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि स्थितियाँ थोड़ी-सी जॉब को लेके बहुत ही खराब है। थोड़ी नहीं, काफ़ी कुछ खराब है। मार्केट बहुत अच्छा नहीं चल रहा है, काफ़ी समय से प्राइवेट सेक्टर में भी जॉब की ब मारामारी है। गवर्नमेंट सेक्टर पे देख रहे हैं टीचिंग की वैकेंसी कई वर्षों से नहीं है, बेसिक में तो कई वर्षों से नहीं है। मेरे ख़्याल से 2000 शायद 18 में आई थी, जहाँ तक मुझे याद है और 2026 चल रहा है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब इन पे तो चर्चा करेंगे, बातें बहुत लंबी चली जाएँगी, क्या पता अगर थोड़ा कहीं वायरल हो गया तो केस वेस में ठोक दें लोग। तो ऐसा मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूँ कि लोग केस वेस ठोक दें, तो बस किसी की मतलब वो नहीं है, लेकिन बस ये है कि थोड़ा-सा अगर चीज़ें बेहतर हम लोग भी कोशिश कर सकते हैं कुछ चीज़ों को बेहतर करने की जो अपने हाथ में है। साफ-सफाई हम लोग रख सकते हैं, लोगों की मदद कर सकते हैं, लोगों की हेल्प कर सकते हैं, दयालुता दिखा सकते हैं, प्रेम दिखा सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हम लोग खुद भी कर सकते हैं। ठीक? तो हम लोग उसी पे काम करते हैं दोस्तों। एक-दूसरे का सम्मान करना है, एक-दूसरे को इज़्ज़त देनी है, विदाउट एनी बायसनेस, विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन अ, ऑन द बिहाफ ऑफ जो डिस्क्रिमिनेशन होता है लिंग के आधार पर, जो डिस्क्रिमिनेशन होता है कास्ट के आधार पर, जो डिस्क्रिमिनेशन होता है जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, तो इन चीज़ों को हम लोगों को अवॉइड करना है। हिंदुस्तान तब बनेगा जब मैं से हम पे आएँगे, ठीक? हिंदुस्तान की परिभाषा ही यही है, हम परिभाषा, मैं नहीं हूँ। और आजकल ये माहौल चल रहा है, सब मैं करियाते घूम रहे हैं, ममिया रहे हैं, ठीक है? मैं पहले, ठीक है? मैं श्रेष्ठ हूँ, मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ, ठीक? तो हम लोग उसी पे चल रहे हैं, तो हम लोगों को उस पे नहीं चलना है। इस संसार में, इस पूरे कायनात में कोई भी सर्वश्रेष्ठ संभव ही नहीं है। कोई सर्वश्रेष्ठ हो ही नहीं सकता, मैं पहले ही बोल चुका हूँ, बेस्ट नाम की कोई चीज़ नहीं होती है। ये हम लोगों के द्वारा दिया अपने अहंकार को जस्टिफ़ाई करने के लिए हम लोग कहते हैं कि मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ। ये संभव ही नहीं है, कोई सर्वश्रेष्ठ कैसे हो सकता है? समझ लीजिए कि यहाँ पे अगर भगवान भी नीचे अगर ज़मीन पे आ गए मनुष्य रूप लेके तो उनमें भी कई सारी कमियाँ रही हैं, ठीक? तो उनमें भी कई सारी बहुत सारी चीज़ें कमियाँ देखने को मिलती एज़ ए ह्यूमन। तो आप खुद ही सोचिए कि एक कि कोई सर्वश्रेष्ठ कैसे हो सकता है? कोई सर्वश्रेष्ठ नहीं है, ना मैं, ना आप, ना कोई और। आप बेहतर हो सकते हैं, अच्छे हो सकते हैं, बहुत बेहतर हो सकते हैं, अपने आप को बेहतर बना सकते हैं और भी बेहतर बना सकते हैं। तो ये एक प्रक्रिया है, जीवन पर्यंत चलती रहेगी बेहतर बनाने की। तो हम लोग जो हैं उस प्रक्रिया पे हैं। गीता जी खुद को बेहतर बनाइएगा, परिवार का ख़्याल रखिए। अ, जिस परिवार में रही हैं उस परिवार का प्रत्येक सदस्य का ख़्याल रखिए। उस सब परिवार के सदस्यों से भी कहूँगा वो आपका भी बहुत अच्छे से ख़्याल रखें, ठीक? और उम्मीद करता हूँ जो मैं कह रहा हूँ वो चीज़ें आपके साथ हो रही होंगी। चलिए चर्चा यहाँ पे हम लोग ख़त्म करते हैं। हम लोग आगे चर्चा करेंगे और साढ़े 10 बजे लेक्चर है। टीजीटी, पीजीटी का 100 क्वेश्चन होने वाले हैं और हम चार चर्चा करेंगे आज जैन धर्म की, बौद्धिज़्म की और कुछ जो इनसे पहले जो कुछ जो फ़िलॉसफ़ी जो चल रही थी भारत के अंदर, उनकी थोड़ी बहुत चर्चा करेंगे। तो 100 क्वेश्चन है, रैपिड फायर होगा, जल्दी-जल्दी हम लोग कंप्लीट करेंगे फटाफट अगर आप लोग बने रहेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। तो आप लोगों को लेक्चर कैसा लगा प्लीज़ बताइएगा ज़रूर, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और कोशिश कीजिएगा कि दूसरे लेक्चर में भी बने रहें और कोशिश कीजिएगा दूसरे लोगों को
शेयर करने का, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। लेक्चर अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिएगा, टेलीग्राम ज्वाइन कीजिएगा और चैनल ज्वाइन कीजिएगा और इसके अलावा लाइक ज़रूर कीजिएगा और फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं, कल आपसे फिर मुलाकात होगी ठीक 9 बजे। चलिए थैंक यू वेरी मच।